हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनटीपीसी सेट नंबर 17 का डिस्कशन करेंगे और इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं आपके। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसमें बच्चे। चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो यहाँ देखिए पीछे निकल गया एक प्रश्न। इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है। तो बच्चे आदर्श गैस की बात कर रहे हैं, तो आदर्श गैस क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो वह गैस आदर्श गैस की बात कर रहे हैं। आदर्श गैस तो पहला क्या हुआ 18वां वर्ग में होगा। दूसरा क्या होगा कि अंतिम कक्षा में क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और याद रखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और एरोडॉन, ये सब क्या हो गया अक्रिय गैस हो गया बच्चे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और एरोडॉन ये एक अक्रिय गैस हो गया। तो यहाँ देखिए हीलियम है, आर्गन है, ठीक है, नियॉन है, ब्रोमीन क्या हो गया ब्रोमीन जो है वह हेलोजन है। क्या है हेलोजन, 17वें वर्ग का ठीक है तत्व है और ये एकमात्र द्रव अधातु है। और याद रखिए ये क्या होता है रेड, ठीक है, रेड ब्राउन आपको क्या होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाएगा द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह हेलोजन है, 17वें वर्ग का तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। एक धारिता 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है तो उसकी धारिता क्या होगी। तो एकदम आसान है, C बराबर क्या होता है धारिता C बराबर Q/V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल होगा। तो बच्चे आवेश बटा विभवांतर होता है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा आवेश बटा विभवांतर। तो आवेश क्या हो गया आपको 1 कूलम अब बटा 10 वोल्ट हो गया, यानी 0.1 फैराड हो जाएगा, 0.1 फैराड। याद रखिएगा कि कूलम पर वोल्ट को हम क्या बोलते हैं फैराड बोलते हैं। तो ठीक है आपको धारिता का ऐसा ही मतलब फैराड होता है, तो 0.1 फैराड हो जाएगा। याद रखना है आपको कि धारिता जो होता है वो क्या होता है, तो कैपेसिटर, ठीक है, संधारित्र आपको आवेश ग्रहण करने की क्षमता किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का बढ़ा देता है। ऐसे यंत्र को हम क्या कहते हैं संधारित्र कहते हैं या कैपेसिटर कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है आपका। आप प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान करें। प्रोटीन, तो प्रोटीन आपको पता है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा तो क्वासियोरकर होगा। प्रोटीन आपका किसका बना होता है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चे, तो कमी से 2 रोग होता है। एक होता है क्वासियोरकर और दूसरा होता है बच्चे मरासमस। क्वासियोरकर और दूसरा क्या होगा मरासमस होता है, मरासमस होता है। और ध्यान में रखिएगा कि बेरी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। बेरी विटामिन, ठीक है, विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की यानी थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी होता है। कौन सा होगा स्कर्वी रोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन है। कोयले का वह किस्म जिसमें न्यूनतम कार्बन अंश होता है, तो बच्चे पिट होगा। पिट में लगभग 45 से 55% के आसपास आपको क्या होगा तो इसमें कार्बन का अंश होगा। और यहाँ देख लीजिए सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, इसमें 90 से 93% आपको क्या होगा कार्बन होगा और इसे सर्वोत्तम कोयला भी कहा जाता है। जबकि बिटुमिनस को ब्राउन कोल, बिटुमिनस को हम मुलायम कोल कहते हैं यानी सॉफ्ट कोल कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा मुलायम कोयला कहते हैं और भारत में सबसे अधिक मात्रा में यही पाया जाता है। जबकि लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। कौन सा कोयला बोलेंगे तो भूरा कोयला बच्चे कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है। आपको पता होनी चाहिए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखना, ठीक है, आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखना या किसी भी ग्रहीय पिंड का बड़ा दिखना, स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखना, ठीक है, आपको जल में पड़े सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, ये सब अपवर्तन की घटना है। कौन सी घटना है अपवर्तन का। लेकिन अगर आपको सूर्य लाल दिखता, सूर्य कैसा दिखता लाल दिखता, तो सूर्य का लाल दिखना ये मुख्य रूप से आपको प्रकीर्णन के कारण होता है। परावर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम
पर आपतित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे परावर्तन कहते हैं। याद रखना है। विसरण क्या होता है? तो विसरण गैसों में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसके कारण वह आपस में मिश्रित हो जाती है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? तो विसरण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहाँ देखिए कि हेली धूमकेतु बता दिए होंगे सर। ये देखिए अल्कोहल में क्या होता है बच्चे? अल्कोहल, अल्कोहल तो अल्कोहल इसका सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n + 1OH होता है, यानी इसमें हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ रहता है। और याद रखिएगा कि C2H5 मान लीजिए OH है तो कार्बन, इसमें कार्बन हो गया, इसमें हाइड्रोजन हो गया, इसमें ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए कहाँ पर है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट अल्कोहल जो होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है जो शराब का मुख्य पार्ट होता है। इस इथाइल अल्कोहल का प्रयोग हम लोग ठीक है पावर पेट्रोल में भी करते हैं। याद रखना है किसमें करेंगे? पावर पेट्रोल में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं। क्यों होती है अक्रिय? आपको पता होगा, ये मान लीजिए हीलियम है तो हीलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यूबेट फुलफिल है ये, क्योंकि किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो वह क्या होगा? आपको पूर्णतः ठीक है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होगा। अब नियोन लेते हैं, नियोन देखिए, नियोन तो 2 8 इसकी परमाणु संख्या 10 होती है। फिर देखिए आर्गन, देखिए क्या होगा? 2 8 और 8 हो जाएगा, 2 8 और 8 हो जाएगा। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन सभी जो है यह क्या होगा? आपको अक्रिय गैस होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है। क्या होता है? उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? एकदम स्थिर होगा बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। ऐसे आपको दुर्लभ गैस जो होता है वो मोनोएटमिक गैस भी होता है। चलिए उससे कोई लेना देना नहीं है इसका इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता का। मेगर वह उपकरण है जो आपको पता होगा कि मेगर का उपयोग हम लोग विद्युत रोधन ठीक है सब्सटेंस जो होता है, विद्युत रोधन मतलब क्या हुआ? प्लास्टिक जैसे एस्बेस्टस या जैसे बेकेलाइट, इन सब पदार्थों का हम प्रतिरोध मापते हैं। जनरली इसका उपयोग उच्च प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। ये मेगर है, मेगर याद रखिएगा। मेगर का उपयोग हम लोग विद्युत रोधन पदार्थ का प्रतिरोध मापने में करते हैं। बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि हमारा वोल्ट या वोल्टेज को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। फिर देखिए आप विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है? तो एमीटर यंत्र के द्वारा मापी जाती है। एकदम ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। रडार पद का अर्थ क्या होता है? रडार आपको पता होगा कि यंग और टेलर नामक वैज्ञानिक ने, सबसे पहले रॉबर्टसन ने, उसके बाद यंग और टेलर नामक वैज्ञानिक ने रडार का निर्माण किया था। रडार में रेडियो वेव्स का प्रयोग करते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है बच्चे, डिटेक्शन एंड रेंजिंग होगा। और ध्यान में रखिएगा कि यह जो है वह यंग एवं टेलर ने इसका निर्माण किया था। आंसर हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई s तक जाता है तो h का मान क्या होगा? बच्चे अगर किसी वस्तु को आप u वेग से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान 0 मान लीजिए। अब देखिए v² बराबर क्या होता है? u² - 2gh और महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान 0 हो गया तो h बराबर क्या होगा? u² / 2g होता है। याद रखिएगा ठीक है। अगर किसी वस्तु को हम ठीक है ऊपर की ओर फेंकेंगे तो महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में उसको जो वेग लगेगा, महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में आपको वेग जो होता है वो 0 हो जाता है और ऊंचाई h बराबर u² / tg। मान लीजिए कि किसी वस्तु को आप ऊपर से नीचे गिराते हैं तो मान लेते हैं कि ये h ऊंचाई ठीक है h ऊंचाई से गिरता है तो h बराबर क्या होगा? हाफ gt² होता है बच्चे, हाफ gt² और t बराबर क्या होगा? 2h/g का रूट अंडर, 2h/g का रूट अंडर होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट वेल्डिंग किस प्रकार के वेल्डिंग का उदाहरण है? तो बच्चे जैसे ही सॉफ्ट वेल्डिंग की हम लोग बात करते हैं तो यह सॉफ्ट वेल्डिंग जो होता है वह मुख्य रूप से ठीक है आपको क्या होता है? प्रतिरोध वेल्डिंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रतिरोध वेल्डिंग का उदाहरण है। किस तो आपका
तो प्रतिरोध वेल्डिंग का उदाहरण होता है, जबकि आर्क वेल्डिंग में हम लोग उच्च तापमान पर, ठीक है, जोड़ा जाता है। याद रखना है आपको। प्रतिरोध वेल्डिंग, प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध R बराबर होता है V बटा I। और प्रतिरोध होता क्या है बच्चे? तो प्रतिरोध होता है कि विभवांतर बटे धारा, यानी वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और इसे ही ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम कहते हैं बच्चे, OHM, ओम कहेंगे। और ये भी ध्यान में रखना है आपको कि गैस, गैस क्या होता है? तो गैस जो है, ठीक, वह पदार्थ की अवस्था है और इसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ध्यान में रखिएगा इन सब चीज़ों को। चलिए, वेल्डिंग, आपको सबसे अच्छा वेल्डिंग जो होता है वो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला द्वारा वेल्डिंग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला द्वारा हम लोग वेल्डिंग का कार्य करते हैं और इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन यानी C2H2 का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा शरीर गर्म होता है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ऊनी कपड़ा जो है हमारे शरीर से उष्मा को बाहर निकलने नहीं देगा। जो, ठीक है, जो पदार्थ उष्मा को हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलने देता है वो पदार्थ उतना ही अच्छा क्या होगा? उतना ही अच्छा क्या होगा? उष्मादायी कहलाता है। और ये ऊन जो है उष्मा का कुचालक होगा, जिसके कारण, ठीक है, आपके शरीर से यह उष्मा को बाहर निकलने नहीं देगा। ये दबा करके रखेगा उष्मा को और आपको, ठीक है, आपके शरीर को गर्म रखेगा। याद रखिएगा, आपके शरीर से सटे हवा को क्या करता है? गर्म रखता है। यही कारण है कि आपको कंबल जो है, नया कंबल अधिक गर्मी देता है, नया जो रजाई है वो अधिक गर्मी प्रदान करेगा। लेकिन, ठीक है, नया ये अगर दो आप कमीज पहने हुए हैं, पतले पतले कमीज पहने हुए हैं, तो यह एक मोटे कमीज से ज़्यादा गर्मी प्रदान करेगा। क्यों बच्चे? क्योंकि यह जो है हमारे शरीर से उष्मा को बाहर निकलने नहीं देता है, क्योंकि यह कुचालक माध्यम की भांति कार्य करता है। और याद रखिए, एयर, ठीक है, एयर आपका, ठीक है, ऊनी कपड़ा, ठीक है, ये सब क्या होगा? एक उष्मा का अच्छा कुचालक होता है, जिसके कारण यह उष्मा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं? गर्मी का अनुभव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक नहीं है? बच्चे, जब भी पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, जैविक संगठक की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला होता उत्पादक। क्या होगा? उत्पादक। उसके बाद आएगा कंज्यूमर 1 आएगा, उसके बाद आएगा कंज्यूमर 2 आएगा, उसके बाद आएगा आपको कंज्यूमर 3 आएगा, उसके बाद आएगा अपघटक आएगा। बच्चे सभी, ठीक है, सभी में किसी न किसी प्रकार से जीव उपलब्ध है, लेकिन अजैव बोल रहे हैं, तो अजैव या जैविक संगठक नहीं है, यानी अजैव है। अजैव मतलब क्या हुआ? एयर होगा, जैसे वाटर होगा, जैसे सॉयल होगा, ये सब क्या हुआ? अजैव घटक होता है बच्चे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका, ठीक है, जल वायु हो जाएगा। जलवायु ये अजैव घटक हैं। आपका पर्यावरण 2 प्रकार के घटकों से बना हुआ होता है। एक जैव घटक जिसमें जीवन हो, ठीक है, एक अजैव घटक जिसमें जीवन नहीं हो। ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। केचुआ के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। याद रखिएगा कि केचुआ जो होता है वह एनेलिडा संघ का जंतु है और ये जो केचुआ जो है इसके द्वारा इसे किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि यह उर्वरक का उत्पादन करता है और इस उर्वरक को जैविक उर्वरक कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा इसे ही वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। यूट्रोफिकेशन क्या होता है बच्चे? यूट्रोफिकेशन होता है, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि देखिए पानी है, पानी के अंदर जो है अचानक, ठीक है, पोषक पदार्थों की मात्रा के बढ़ने पर, यानी आपका ये जो है, ठीक है, नेचुरल वाटर सोर्सेस है, वहाँ पर अचानक आपका क्या हो गया कि पोषक पदार्थों की वृद्धि के कारण क्या होगा कि अधिक से अधिक जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, जलीय जीवों की संख्या बढ़ जाती है और इस घटना को ही हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जबकि जैविक खेती क्या होता है बच्चे? तो जैविक खेती में हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक खाद का प्रयोग करेंगे। आपको जितने भी, ठीक है, आपका रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम से कम करते हैं, तो ऐसी खेती को हम, ठीक है, जैविक खेती कहा जाता है बच्चे। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, देखिए अगर 2 चालक समान दिशा में धारा ले जाएंगे तो वो आपस में क्या करेगा? आकर्षण बल का अनुभव करेगा। और यह, ठीक है, मैक्सवेल का थंब रूल कहलाता है। क्या कहलाता है? मैक्सवेल्स थंब रूल कहलाता है, जिसके कारण यह आपस में एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ध्यान में रखिएगा। अगर विपरीत दिशा में धारा ले जाएगा, ध्यान दीजिए बच्चे, विपरीत दिशा में धारा ले जाएगा तो यह क्या होगा? आपको, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होगा, जिसके कारण इस दोनों के बीच प्रतिकर्षण लगेगा। लेकिन अगर समान दिशा में धारा ले जाएगा तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र एक
दूसरे को आकर्षित करेगा, जिसके कारण इसके बीच आकर्षण बल लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तब वह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर आपको क्या करेगा, तो वो एक उत्क्षेप बल अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि जब किसी पिंड को हम किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबोते हैं, तो उसके भार में क्या होगा, भार में आभासी कमी होती है, आभासी कमी होती है। और यह कमी याद रखना होती है, और यह कमी ये देखिए W1 - W2 अगर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो जाए तो वस्तु प्लवन करेगा। न्यूटन का गति नियम, न्यूटन ने 3 गति नियम दिया था। तो पहले गति नियम से बल की परिभाषा, दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक और तीसरे गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पास्कल का नियम द्रव में दाब से संबंधित नियम है, जबकि स्टोक्स का नियम यदि किसी वस्तु को आप द्रव या गैस में डुबो देते हैं तो ठीक है, तो क्या होगा, वह पहले ठीक है नियत वेग से आएगा और उसके बाद वह पहले वह तीव्र वेग से आएगा, लेकिन ठीक है तरल के प्रवाह की गति के कारण वह एक नियत वेग धारण कर लेता है। और इस सिद्धांत की व्याख्या स्टोक्स थ्योरम से किया जाता है। किस सिद्धांत से किया जाएगा, स्टोक्स थ्योरम से किया जाता है। बच्चे ध्यान में रखिएगा, द्रव में दाब पास्कल सिद्धांत, ठीक है, द्रव में वस्तु का प्लवन आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का गति नियम। आपको पता है 3 गति नियम दिया न्यूटन ने, कौन कौन, पहला गति नियम जड़त्व का सिद्धांत दिया, बल का परिभाषा दिया, दूसरा गति नियम बल का व्यंजक दिया, संवेग और आवेग की परिभाषा दिया, तीसरा गति नियम संवेग संरक्षण का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, केचुआ निम्न में से कौन सा संघ का प्राणी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था केचुआ एनेलिडा संघ का प्राणी है। और ध्यान में रखना है कि केचुआ जो है वह वर्मी कंपोस्ट में उपयोग होता है। और मोलस्का, तो मोलस्का आपको पता होनी चाहिए कि मोलस्का संघ के प्राणी जो है अपने चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बना लेता है, जिसके कारण क्या होगा कि वह उस सेल में पड़ा हुआ रहता है और ये कठोर होता है। क्या होगा, कठोर होगा। जबकि आर्थ्रोपोडा आपको पता होगा कि आर्थ्रोपोडा जो है ठीक है वह जो है कीट संघ का प्राणी है। किसका, कौन सा कीट संघ का प्राणी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, किसी राष्ट्रीय उद्यान को, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है उसे मशीन भाषा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के जन्मदाता किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। और कंप्यूटर जो है आधुनिक समय में आपके काम को आसानी से करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कंप्यूटर याद रखिएगा कि कंप्यूटर जो है वो मशीन भाषा को समझता है। और ये मशीन भाषा बाइनरी नंबर पर आधारित होता है। किस नंबर पर, बाइनरी नंबर। और ये बाइनरी नंबर 0-1 पर बेस्ड होता है। और इसे ही ठीक है आपको क्या बोलते हैं, इसे 0-1 को ही हम बाइनरी नंबर कहते हैं, इसी पर बेस्ड होता है। चलिए, भाषा जब भी बात करेंगे तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे C++, जैसे जावा, ये सब क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर तो जिस प्लेटफॉर्म पर वर्क करता है उस प्लेटफॉर्म को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, OS बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बच्चे चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या है, आमीटर। जब भी आमीटर की बात करेंगे बच्चे तो आमीटर जो है परिपथ में श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ा जाएगा। जबकि वोल्ट मीटर जो है वो समांतर क्रम में बच्चे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन आमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिएगा कि आमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, सही है। ठीक है, आमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, सही है। कम विद्युत खींचता है, एकदम सही है। तो सभी सही है। याद रखिएगा, आमीटर परिपथ में विद्युत धारा के परिमाण को मापने का कार्य करता है। अमीटर परिपथ में विद्युत धारा के परिमाण को मापने का कार्य करता है। यदि इसे सर्किट में ठीक है ये उच्च प्रतिरोध नहीं हो सकता है, इसका निम्न प्रतिरोध रखना पड़ेगा, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में जुड़ता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण अधिक प्रतिरोध होने के कारण यह इसके जलने की संभावना बढ़ जाएगी बच्चे। इसीलिए इसको ठीक है इसको हमेशा याद रखिएगा निम्न प्रतिरोध के बनाए जाते हैं। याद रखिए, जल से भय किस रोग का लक्षण है, तो रेबीज है। हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है इसको। याद रखिएगा कि ये वायरल डिजीज है, इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। पोलियो पॉलीमिलाइटिस वायरस से होता है। खसरा मिसल्स ठीक है रोग है, वायरल डिजीज है। और हेपेटाइटिस ये भी आपको लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा, लीवर को प्रभावित करता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं बच्चे। याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड का। और कैल्शियम कार्बाइड जब भी ठीक है जल से अभिक्रिया करेगा
तो ये देखिए जल से अभिक्रिया कर रहा है तो ये बना रहा है C2H2 और बाहर निकाल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड को, और इस गैस को हम एसिटिलीन बोलते हैं। तो कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस और प्राकृतिक रूप से फल के पकने के लिए इथिलीन गैस का उपयोग होता है बच्चे। याद रखिए फ्लोरिजेन ये जो है आपके फूलों को खिलाने में यूज होता है, ये आंसर हो गया C नंबर। जबकि ऑक्सीजन जो है ठीक है पौधों को प्रकाशानुवर्ती ठीक है प्रकाशानुवर्ती गति प्रदान करेगा, और यह जो है ऊपरी भाग के वृद्धि में भी सहायक होता है। खरपतवार नाशक भी ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन खरपतवार नाशक होगा बच्चे, ध्यान में रखना है। दोनों ठीक है इनपुट्स के उच्च होने के बाद भी किस गेट का आउटपुट निम्न हो जाएगा बच्चे, आपको पता है। ये देखिए ठीक है नैंड गेट लेते हैं, NAND नैंड, NAND नैंड लेते हैं। नैंड मतलब एंड है, एंड मतलब A इंटू बी है, A इंटू बी गेट को बोलते हैं क्या, A इंटू बी हो गया गेट, क्या हो गया A इंटू बी हो गया बच्चे। तो अब क्या होगा कि दोनों इनपुट 1 इंटू 1 बराबर 1 नहीं होगा, यानी A इंटू बी का बार है, नहीं होगा। दोनों इनपुट देखिए ठीक है दोनों इनपुट क्या है मैक्सिमम है, तो 1 इंटू 1 जो 1 नहीं होगा यानी क्या होगा 0 होगा, A डॉट बार है, इसीलिए इसका क्या होगा आपको नैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा नैंड होगा। ध्यान में रखिएगा कि ये सभी जो है गेट्स हैं लॉजिक गेट्स हैं, और लॉजिक गेट का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के निर्माण में करते हैं। किसके निर्माण में करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के निर्माण में किया जाता है बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, तो यदि किसी तार के व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तार के व्यास को बोलता है आधा कर दिया जाए, तो बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि तार को हम क्या कर रहे हैं आधा कर दे रहे हैं, तार को क्या कर दे रहे हैं आधा कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा तार को जब आधा कर दिया जाता है तो उससे प्रवाहित धारा के विषय में चर्चा किया जा रहा है, तार के व्यास को ही आधा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। यहाँ देखिए आपको मालूम होनी चाहिए, क्या मालूम होनी चाहिए कि विद्युत धारा ठीक है R बराबर क्या होता है रो L अपॉन A, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो L अपॉन A। अब कह रहा है कि आधा कर दिया जाता है बच्चे, तो यहाँ ले लीजिए रो L अपॉन क्या हो जाएगा नया प्रतिरोध ले रहे हैं R1, यहाँ देखिए नया प्रतिरोध R1 बराबर रो L अपॉन A का वैल्यू क्या है तो ये पाई R स्क्वायर, क्या होगा पाई R स्क्वायर, तो ये आधा कर दिया गया है। रो L अपॉन R बटे 2 का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए, तो रो L ठीक है बटे पाई R स्क्वायर, तो बटे पाई करिए पाई R स्क्वायर ठीक है ऊपर चला गया 4 बच्चे, यानी प्रतिरोध का मान कितना गुना हो गया तो 4 गुना हो जाएगा, यानी R1 बराबर ये देखिए ये हो गया R1 बराबर 4R हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि I बराबर होता है V बटे R होता है, नया धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा तो V बटे R1 का वैल्यू है R1 आ जाएगा नया प्रतिरोध, यानी V बटे क्या हो जाएगा बच्चे 4R, और इसका वैल्यू क्या था I है, तो I बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 1/4 धारा कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने किया प्रतिरोध R बराबर रो L बाई, इससे मैंने ठीक है पाई R स्क्वायर कर दिया, इससे मैंने ठीक है नया प्रतिरोध निकाल लिया। नया प्रतिरोध R1 बराबर 4R होता है और विद्युत धारा I बराबर V बटा R होता है, और नया प्रतिरोध के आधार पर हमने धारा निकाला, तो जब धारा निकाला तो धारा का मान क्या हो गया I1 बराबर ठीक है I बटे 4 हो जाएगा। चलिए तो ध्यान में रखिएगा प्रतिरोध 4 गुना तो धारा का मान क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्रांसफार्मर के क्रोडों को पटलित क्यों किया जाता है। अब यहाँ ट्रांसफार्मर, जब भी ट्रांसफार्मर की बात करेंगे बच्चे, ट्रांसफार्मर तो ये अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। किस पर कार्य करेगा म्यूचुअल इंडक्शन पर, यह अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात क्या कि यह ठीक है आपको विभव के मान को बढ़ाएगा, धारा के मान को घटाएगा, या विभव के मान को घटाएगा, धारा के मान को क्या करेगा बढ़ाएगा, यानी यह विभव के परिवर्तन पर कार्य करता है। और ध्यान में रखना है कि
आपको ठीक है पटलित करने पर हम लोग लॉस ऑफ ठीक है लॉस ऑफ एनर्जी को मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पर ईडी करंट को हम न्यूनीकरण कर देते हैं। जब हम क्रोड पटलित रखते हैं तो ईडी करंट यानी भंवर धाराओं के मान को हम कम से कम रखते हैं। ध्यान में रखिएगा, पटलित नहीं करेंगे तो भंवर धाराओं का मान अधिक होगा, जिसके कारण ऊर्जा का क्षय अधिक होगा। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर केवल एसी करंट पर कार्य करता है। यह विभव के मान को बढ़ा देता है और विभव के मान को घटा देता है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन गेज से बदला जाता है। बच्चे स्ट्रेन गेज से हम लोग किसको किस में बदलते हैं? तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रेन गेज जो होता है, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेन गेज जो होता है वो यांत्रिक विस्थापन को प्रतिरोध में बदलेगा। ध्यान में रखिएगा, यह यांत्रिक विस्थापन को प्रतिरोध में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और कार्य बराबर क्या होता है बच्चे? तो W बराबर F.S होता है। और यहाँ देखिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो ये सब बातें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड होता है। और ठीक है, आपको समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1581 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि लोहे में ध्वनि की चाल लगभग आपको ठीक है 5340 मीटर पर सेकेंड होता है। जबकि ठीक है, प्रकाश का वेग कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि आपको अनुदैर्ध्य तरंग है। यह ठीक है, ध्वनि कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। बच्चे ध्यान में रखिए, ध्वनि माध्यम से जब गुजरता है तो यह संपीड़न और विललन के रूप में गुजरता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे यहीं तक आपका प्रश्न था। चलिए मिलते हैं सेट नंबर 18 में।